5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ? सदन में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब परिवारवाद के मुद्दे पर खुलकर कांग्रेस को घेरा था, लेकिन आज इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर बात समाजवादी पार्टी की ओर इशारे की कर दी है, क्योंकि यहां पर जॉर्ज फर्नांडिस की बात हुई है, यहां पर राम मनोहर लोहिया की बात हुई है कि उनका कोई परिवारवाद नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने अपने परिवार के जरिए एक पार्टी पर कब्जा बनाया हो। सीधे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि वो मौजूदा दौर पर टिप्पणी है, मौजूदा पार्टी पर टिप्पणी है। लेकिन एक और मुद्दा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा घेरा जाता है वो ये कि केंद्र में मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है और मंत्री जी अपने पद पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि जो पूरी जांच का क्रम है वो अदालत के निर्देशों के अनुसार चल रहा है। सुनिए। पर जैसे जैसे लखीमपुर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो हैं वो ही स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं उसको लेकर जो वहां पर जो समाजवादी पार्टी है इट हैज बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो व्हाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। चूंकि चुनाव का समय है, उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को यानी कि कल पहले दौर का मतदान भी होना है। कुल 5 राज्यों में यह मतदान होना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार है, यूपी में सरकार है, गोवा में सरकार है, मणिपुर की बात है। अब सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात आ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का मानना है कि लहर विरोध में नहीं बल्कि पक्ष में है। 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना,
योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास पैदा होता है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू, जिसमें तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं और कुल मिलाकर जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसके बारे में और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खुलकर तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जो मुद्दा आज देश में छाया रहा वो एक बार फिर हिजाब का ही मुद्दा था। क्या हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाना मुस्लिम छात्राओं का संवैधानिक हक है? कर्नाटक में हिजाब पर बवाल के बाद अब यह सवाल इतना संवेदनशील हो चुका है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने इसे बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। आज लगातार दूसरे दिन हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इस बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन की 6 छात्राओं ने याचिका दायर कर कहा था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। याचिका में कहा गया कि हम क्या पहने इसका अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) देता है। हिजाब पर रोक को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि हिजाब पहनने को पवित्र कुरान में जरूरी रवायत यानी परंपरा बताया गया है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में बड़ी बेंच यह तय करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि विवाद की आग अब कर्नाटक से निकलकर अन्य राज्यों में भी फैलने लगी है। हिजाब को अपना हक बताते हुए मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर चुकी। स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती, ये सिर्फ देश के संविधान से तय होगा, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। It was the girl was coming outside and students were going inside. It was in particular they did not wanted to get out that girl, but anyhow I was not in the spot. So by seeing video we feel like something has happened. But when she was shouting, I think you should also say that when she was shouting Allahu Akbar, there was not even a single student around her. What was the why should she provoke saying Allahu Akbar in a college campus? So what was the necessity? So she says that they were shouting Jai Shri Ram and slogans. Whatever they may be saying, but the boys were not near that girl. What was the provocation required there? See, we should not encourage whether Jai Shri Ram or Allahu Akbar in the institute, our college or school campuses.
हिजाब पर बवाल इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। बात अब कर्नाटक से निकलकर दूर तक जा चुकी है। कर्नाटक से कोलकाता, महाराष्ट्र से दिल्ली, स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई। कर्नाटका में हिजाब रो को लेके जो कर्नाटका में चल रहा है, उसके बाद देश भर के बहुत सारे जगहों पे और हम कह सकते हैं कि कोलकाता में उसको लेके फिलहाल प्रोटेस्ट हो रहा है। आलिया विश्वविद्यालय, आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रास्ते पे निकले हैं। उनका दावा है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है और ये राइट उनको चाहिए। हिजाब इज आवर फंडामेंटल राइट। यही आलिया विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स लड़कियां, वो हिजाब पहन के रास्ते पे उतरी हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए, राइट है उनका। और कर्नाटका में जो हो रहा है उसी को लेके ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है। सवाल ये है कि क्या स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाना मुस्लिम छात्राओं का संवैधानिक अधिकार है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें हिजाब पहनने का पूरा हक है, जैसा कि वो दावा कर रही हैं? Yeah, I'm proud because at least I did not sit silent and just bear the injustice happening with me. I have raised my voice and inshallah I'll get justice. It's from beginning we are wearing hijabs, almost everybody. It's no, why this is question coming right now? Because this right, a girl can wear hijab whenever she wants. If she's wearing tomorrow, she can remove tomorrow. That doesn't matter. When she wants to wear, let her wear, right? It's her choice whenever she can wear. We are not even doing any crimes or something like that. We are just asking for our rights. We want our rights back, sir. We are just asking to put the headscarf on our head. We are like only asking the hijab to put on the headscarf, nothing else, sir. We are following our uniform and we are going to the college. हिजाब पहनने के हक की आवाज उठाने वाली छात्राओं की अपनी दलीलें हैं, लेकिन क्या प्रशासन के पास ये हक है कि वो शिक्षण संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड की दलील देकर हिजाब पर बैन लगा सके? कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा हो। लेकिन हिजाब को अपना हक समझने वाली छात्राएं इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। बुर्का हमारी इज्जत है, बुर्का हमारी शान है, बुर्का हमारी आइब्रो है, हर चीज मुसलमान का बुर्का ही है। बस ये मुसलमान लड़कियों को बुर्के के बीच में लेके ये यही करना चाह रही है कि मुसलमान लड़कियों ने तालीम हासिल नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। बेटी जो है बुर्का ओढ़ के बाहर निकलती मुसलमान की, लेकिन आज ये मुसलमान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, तो 21 बिना पे उठाई जा रही है। कर्नाटक में सत्तासीन बीजेपी यूनिफॉर्म नियमों का समर्थन कर हिजाब बैन की वकालत कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हिजाब विवाद युवाओं के दिमाग में जहर भरने की साजिश है। लेकिन अब इस लड़ाई को लीड कर रही हैं मुस्लिम छात्राएं। महाराष्ट्र के भिवंडी में हिजाब के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं के हाथों में पट्टी बांधकर हिजाब को अपनी ताकत बताया। हिजाब पहनने के हक की लड़ाई दिल्ली भी पहुंच चुकी है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन सड़क पर उतरी। हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे कई शहरों में भी अब हिजाब पर बवाल का असर दिखने लगा है, जहां हिजाब के अधिकार पर पाबंदी का विरोध हो रहा है। भोपाल में तो मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहन क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपने हक की आवाज को बुलंद किया। ये जो हमारी आइडेंटिटी है, इससे पता चलता है कि हाँ ये मुस्लिम गर्ल है या मुस्लिम लेडी है। इससे ये साफ क्लियर हो जाता है।
और ये जो है हमारा हक है, तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम लोग का मुद्दा ही हिजाब है, क्योंकि हम लोगों को राइट्स, हम लोग का फंडामेंटल राइट है कि हम लोग सबको हिजाब पहनने की आज़ादी हो। जैसे हर मजहब को हर चीज़ करने की आज़ादी है, वैसे हम मुस्लिम हैं और हमें भी आज़ादी है और हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेजेस और कहीं भी जाने की। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. If they had informed us in the beginning, we would left the college and join some other college where we are allowed to wear scarf. स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन होना चाहिए या नहीं, ये तय करने का हक ना तो किसी संस्था को है, ना किसी धर्म के ठेकेदारों को। हिजाब पहनना या ना पहनना ये मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की पर्सनल चॉइस का मामला है, और इस पर अगर कोई रोक लगा सकता है तो वो है देश का संविधान। आज तक ब्यूरो। इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक सवाल है, क्या शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक वेशभूषा में जाने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि यह वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। इसके पीछे संविधान के 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। पहला आर्टिकल 25 जिसके अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 15(1) जिसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब संविधान के इन 2 आर्टिकल्स का हवाला देकर मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने को अपना हक बता रही हैं, लेकिन क्या यह ड्रेस कोड के नियम का उल्लंघन नहीं है? इसे समझने के लिए केरल हाईकोर्ट के 2 फैसलों का रेफरेंस लेना जरूरी है। 2015 में केरल हाईकोर्ट में अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ड्रेस कोड के नियम को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सीबीएसई के इस तर्क को स्वीकार किया था कि ड्रेस कोड का नियम सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कैंडिडेट कपड़ों के अंदर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने सीबीएसई को उन छात्र छात्राओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, जो ड्रेस कोड के विपरीत है। 2016 में भी केरल हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देते हुए कहा था कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई के नियम को रद्द नहीं किया जा सकता। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर कोई परीक्षार्थी हिजाब पहनकर पेपर देने आती है तो उसे आधा घंटे पहले ही परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा ताकि जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालांकि स्कूल ड्रेस कोड के मुद्दे पर केरल हाई कोर्ट के एक और बेंच ने 2018 में कहा था कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट को तय करना है कि वो हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं के हक में फैसला सुनाता है या फिर यूनिफॉर्म यानी कि सबके एक समान कपड़ों को तरजीह देता है, प्राथमिकता देता है। हिजाब को लेकर हंगामा थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस मसले ने खड़े कर दिए हैं। अगर पर्दा प्रथा कुरीति है तो हिजाब कुरीति क्यों नहीं है? माना कि सबको अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म के खिलाफ जाकर क्या हिजाब पहनने का हक मिलना चाहिए? अब अदालत के फैसले के बाद ही यह विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन अब इस विवाद की आग चुनावी राज्यों में भी फैल चुकी है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां हिजाब पर मचे घमासान पर सियासी तीरंदाजी की प्रतियोगिता शुरू हो गई। हिजाब पर पैदा हुए विवाद में उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा नुमाया हो गया। प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं पॉलिटिक्स पर तो ये विवाद बिल्कुल फिट बैठ गया। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना, आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं, सिंपल। हिजाब पर छिड़े विवाद को ओवैसी ने अपना सियासी लिहाज बना लिया। हिजाब विवाद को कर्नाटक से खींचते हुए वो यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में ले आए।
हिजाब के हक की आवाज में उन्होंने अपना सियासी अलाप खोल दिया। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से। बात मुस्लिम महिलाओं के हक से जुड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी इस पर राजनीति करने को अपना हक मान चुकी है। अपने अपने एजेंडे के मुताबिक बयान दिए जा रहे हैं, बयानों में अपने अपने पसंदीदा शब्द गढ़े जा रहे हैं। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया, और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। हिजाब पर हंगामे की आग में सियासत के शोले उठ रहे हैं। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस बीजेपी को हिजाब विवाद का मास्टरमाइंड बता रही और बीजेपी इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। आरोप प्रत्यारोपों की ये राजनीति कर्नाटक से ज्यादा चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में गर्व है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। तो क्या कर्नाटक में हिजाब का पूरा विवाद यूपी चुनाव के लिए था? क्या इसके चुनावी मायने भी हैं? पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर होना है, जिसमें सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब वाली छात्रा बीबी मुस्कान खान को 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। देर दिल उस बच्ची को मैं सलाम करता हूं जिसने उस दरिंदों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यह सबक और ये दर्स हमें करबला से मिला है और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शेर दिल बहन जनाब ज़ैनब से मिला है। उसी से मुतासिर होकर इस बच्ची ने उन गमछाधारियों के ऊपर जिस तरीके से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। मतदान से एक दिन पहले बुधवार को सुबह गूगल सर्च में तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक का हिजाब विवाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही सर्च किया गया। यानी कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब यूपी में तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ये भले संयोग हो, लेकिन अब इस पर सियासी प्रयोग हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद करीब 2000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सियासत में फैल चुका है। खुद पर हुए हमले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बैठे बिठाए अपना पसंदीदा चुनावी विषय मिल गया। हिजाब पर छिड़े संग्राम पर ओवैसी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में अपनी बातें कही। देखिए, एक स्कूल एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया? नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन। उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर।
मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूं कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ लें। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना क्या खाना। दूसरा हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई, और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मुजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा। अब 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हो वैसी साहब कहते हैं, अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ बात। मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कि क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको सामने नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए? हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई राय इस पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सामाजिक मुद्दा होने की जगह ये एक राजनीतिक मुद्दा इस समय हो चुका है, और राजनीति इस पर खूब हो रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्च यही किया गया कि हिजाब को लेकर क्या चल रहा है, विवाद किस तरीके का है। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में जितनी पार्टियां हैं वो सब इस बात को समझते हुए इसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। बहरहाल हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर प्रतिबंध है। फ्रांस इनमें प्रमुख है। यूरोप का ऐसा पहला देश जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करता है तो उस पर 26 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। फ्रांस एक सेक्युलर देश है और उसके सेक्युलरिज्म में किसी भी धर्म को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता अपने पहनावे से। रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद यह मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान ने परम मित्र शी जिनपिंग सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री ही नहीं है। डेनमार्क संसद ने 2017 में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई थी। अगर कोई डेनमार्क में चेहरा ढकता है तो उस पर पहली बार करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है, दोबारा पकड़े जाने पर करीब 85,000 रुपए का जुर्माना है। इसी तरह बेल्जियम, नेदरलैंड्स, बल्गेरिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां हिजाब या पहनना या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। अगर मुस्लिम देशों को देखें तो सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा है। कोसोवो में लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती। ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में हिजाब को लेकर कड़े नियम बनाए गए।